नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। लोग पीटीआई की 3 साल 3.5 साल की हुकूमत में अंकल आंटी जो प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि अंकलों आंटियों में ज़्यादा मशहूर है प्रोग्राम और बर्गर तबका प्रोग्राम ज़्यादा देखता है, तो वो मुझे यही कहते हैं साहब कि आप आते हैं, मसाइल बयान करते हैं, सोल्यूशन तो बताएं। क्योंकि इनका कौमी नारा यही था, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मुझे कोई इख्तलाफ नहीं किसी के सियासी नज़रिए से, लेकिन पीटीआई के 3.5 साल के दौर में टोटल फोकस यही था। मुल्क की इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो मैं टीवी पर बोल नहीं पा रहा। इससे पहले ऐसी बात नहीं कि बाकी सियासी जमातों ने नहीं किया, बाकी सियासी जमातों ने भी वही किया मुल्क के साथ जो आके इन्होंने किया, ठीक है। लेकिन ये है कि जब मैंने बताया कि हालात बहुत ख़राब हैं तो बोला सोल्यूशन तो बताएं। फिर हमें दबाव ये भी डाला गया कि अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें। और इस चक्कर में मैं आपको सच बताऊं कि मैं कितने अरसे से पाकिस्तान की मईशत पर तहकीक कर रहा हूं। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने मौजू लिया था बिल्कुल जब मैं बच्चा था। 17 साल की उम्र के अंदर मैंने काम शुरू किया, पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक सोचो विचार करना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, पहले सोचो विचार में पहले भी करता था, लेकिन इस तरह से नहीं करता था। मैंने 17 साल की उम्र से शुरू किया, कभी शुमारियात पढ़े, यकीन करो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे क्लियर एक बात हो गई कि ये सारा कुछ जो पाकिस्तान की मईशत के बारे में कहा जा रहा है सब बकवास है। ये सारा कुछ जो पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक कहा जा रहा है सब झूठ है। सारी की सारी बातें जिसका पसे मंज़र हमारे सामने खींचा गया है, तस्वीरें खींची गई है पाकिस्तान की मईशत के बारे में, टोटल नॉनसेंस है। इसका सारा मकसद हमारे मुल्क की प्रिविलेज क्लास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और कुछ भी नहीं। कभी कह रहे हैं कराची हांगकांग बन जाएगा, यानी यार बकवास की आप इंतहा देखिए। माजरत के साथ में अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। रोशनियों का शहर कराची। तो क्या हुआ कि मैं पहले तो कुएं के मेंढक थे ना, और शऊर भी इतना नहीं था। यहाँ पर मेरे एक उस्ताद थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। आप समझे कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक है, शौकिया पढ़ाते थे वो। एक दिन उन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि भाई आप जो हैं सब लोग, मैं आपको फॉरेन टूर पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे हांगकांग, हांगकांग से जाएंगे कोरिया, आपको हम दुनिया दिखा के लाएंगे। हम घर गए, माँ बाप से लड़ाई की, वालिद साहब ने शाम को टिकट के पैसे दिए। मैंने 50,000, मुझे आज भी याद है, 50,000 रुपये, बहुत बड़ी रकम उस ज़माने में। 50,000 रुपये मेरे हाथ में दिए और बोला जाओ बेटा। 50,000 रुपये में लेकर पहुँचा, टिकट विकट मिली। पहले हम पहुँचे, जब एयरपोर्ट से जहाज़ ने जब परवाज़ शुरू हुई, यकीन करें, तो मैंने देखा नीचे कराची को, रोशनियों का शहर कराची। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। कोई तकरीबन 5-5.5 घंटे के बाद नीचे हांगकांग दिखाई दिया, रोशन। ऐसे लग रहा था को किसी ने लाइट ऑन की हुई है, पूरा जैसे किसी ने लाइट ऑन की हुई है, नीचे पूरा हांगकांग रोशन, अंधेरा कहीं दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा यार क्या बकवास हमें पढ़ा दी, बता दी, रोशनियों का शहर कराची, तो यहां तो हांगकांग हमसे कहीं ज्यादा रोशन। यकीन करो ये मैच स्टिक्स की तरह बिल्डिंग बनी हुई, मैच स्टिक्स की तरह, एक पे एक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कोई 40 मंजिला, कोई 50 मंजिला। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग तो हबीब, वो सॉरी मुंह से गलत निकल गया, एक बैंक की बिल्डिंग है यहां कराची शहर के अंदर, जिसे कहा गया कि ये मुल्क की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। वो आगे उसके ठिग्गे और गिट्ठे की तरह दिख रही थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, ये क्या ड्रामा है। फिर बाद में हम कोरिया गए, फिर मुझे लत लग गई। लत लगने के बाद मेरे एक अजीज हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर हैं, उनके साथ मैं चाइना गया। सुने ना, तमहीद बांध रहा हूं आपके सामने। चाइना गया, हमारा जहाज यहां कराची से फ्लाई हुआ, फिर हांगकांग,
फिर हांगकांग से हम गए, बड़ा ही अच्छा शहर है चीन का, ग्वांगजू। ग्वांगजू बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल फेयर होता है। यकीन करो यार, मैं चाइना में लैंड हुआ, मैं परेशान हो गई। क्या हम हांगकांग से मुतासिर हुए थे और ग्वांगजू में तरक्की की रफ्तार मैंने देखी। फिर वहाँ नज़दीक एक और शहर है शिनजिन, हम शिनजिन गए। वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, सुबह के टाइम में जागा तो अवाम का एक समुंदर सड़कों पे आया हुआ। मैं होटल से बाहर निकला, मैंने देखा लोग जा रहे हैं, सब उजले चेहरे, चीनी लोग, सबकी शक्लें एक जैसी। वैसे ये बड़े मजे की चीज़ है, चाइनीज़ के अंदर कोई मसला नहीं, लड़की देखने की टेंशन नहीं, कोई भी लड़की देख लो वही वाली लड़की जैसी शक्ल निकलेगी उसकी, ठीक है, ईजी है हमारे लिए, बहुत कोई इश्यू नहीं। अब चाइनीज़ का समुंदर, मैं घबराया, यकीन करो, दरवाजा बंद किया, अंदर आ गया। ये देखो समुंदर, लोगों का समुंदर। हम क्या कहते हैं, कराची में रौनक बहुत होती है, ईद के दिनों में रौनक। अब मैं सोच रहा हूं यार, ये चाइना वाले इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं? तरक्की की रफ्तार मुलाहिजा फरमाइए जनाब, जगह जगह चौक चौराहों पर तरक्की दिखाई दे रही है। खाने का मयार देखें, आइसक्रीम खरीदी, मयार आइसक्रीम का वैसा जैसा मैंने अमेरिका और बरतानिया में खाई थी। अरे साहब कमाल हो गया। फिर मैंने कहा छोटे शहर देखूंगा, मुझे यहाँ के जामशोरो लेकर जाओ। तो वहीं शिनजिन के नज़दीक एक शहर था फूशान, वहाँ पर गया। यकीन करो हमारे तरक्की याफ्ता शहरों से ज़्यादा बेहतर। मैं परेशान। फिर मैंने कहा भाई बहुत हो गया, ये बनावट के लिए बनाया शहर, हमें बीजिंग लेकर जाओ। वो हमको बीजिंग लेकर गए। हमारा जहाज़ उतरा बीजिंग में, मेरी आंखें चुंधिया गई देखकर उस शहर की चमक। क्या जनाब चाइना ने तरक्की की। मुझे जो खातून लेने के लिए आई वो उर्दू भी बोलती थी, पाकिस्तान में हमारे साथ कारोबारी उनके ताल्लुकात थे। उनकी गाड़ी की लंबाई देखें, उनके पास मर्सिडीज गाड़ी थी, नाम ब्रांड ले सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल मेरे ख्याल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो साहब मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा साहब ये किधर से गाड़ी आई? कहने लगी यहाँ पर बड़ी खुशहाली है। ये मुलाहिजा फरमाए भाई, ये और एंकरों की तरह नहीं हूं मैं, पूरा दिन पड़ा रहता हूं, दुनिया मैंने देखी नहीं हो, मैंने सारी दुनिया देखी है, पूरा पाकिस्तान देखा है, खाक छानी है। मैंने बोला साहब कि ये कहां से इतनी दौलत आई? हमने तो सुना था चीनी लोग बहुत गरीब होते हैं, बड़ी सादा जिंदगी गुजारती। कहती है मेरी 5 फैक्ट्रियां हैं। औरत कह रही है, क्या कह रही है, इजाज सुन गौर से, कह रही है मेरी 5 फैक्ट्रियां हैं। मैंने कहा 5? कहती आओ मैं तुम्हें खुशहाली दिखाती हूं। एक 5 स्टार होटल में लेकर गई, कह रही है इस फैक्ट्री के अंदर जितना रंग लगा हुआ ये मेरी फैक्ट्री का है, जो रंग लगा हुआ है। इसके क्या माने? शकील रामे साहब भी मेरे ख्याल में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। टू कट द लॉन्ग स्टोरी, मेरे सामने आया हो गया, वी आर अ टोटल कद्दू एंड दे आर टोटली प्रोग्रेस ओरिएंटेड पीपल। चाइनीज आर टोटली प्रोग्रेस ओरिएंटेड पीपल। प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब शकील रामे साहब, और सीपैक के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं। हमारे मुल्क की एक बहुत अहम शख्सियत चीन तशरीफ़ लेकर गए हैं ताकि दोबारा से सीपैक शायद की किक स्टार्ट हो सके, ये ख्वाहिश है जनाब शकील रामे साहब की। लेकिन मैं उनको बता दूं कि ये रिवायती विज़िट है, इसका सीपैक से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरण दिल में जागे तो क्या बुराई है। शकील रामे साहब वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया जी। माजरत, मुझे मालूम नहीं था कि आप आ चुके हैं, वरना मैं कुछ अपने ऊपर जब्त रखता। मैं एंजॉय कर रहा था। अच्छा एंजॉय कर रहे थे, चलें जी जी। मैंने ये सफरनामा आपके सामने इसीलिए पेश किया सर, माजरत के साथ, बंदे में खुद भी कोई गुण होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम चाइना के साथ सीपैक तो निकालने के लिए चले, लेकिन मुझे बड़ी मशहूर फिल्म आशिकी का एक डायलॉग याद आ गया जो रीमा लागू ने कहा था। उन्होंने रीमा लागू ने कहा कि रिश्ते हमेशा बराबरी के होते हैं। आप रिश्ता तो बना रहे हो सीपैक, लेकिन ये बराबरी का रिश्ता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी अकल, सोच और फिक्र की सतह कुछ और है, उनकी फ़र्क है। माजरत के साथ आज इस पॉइंट पर ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं आप? देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, मगर वो शायद फिल्म स्टोरी थी, उसमें कुछ इधर उधर हो सकता है। जो असल मसला है हमारा, जिस पे हम क्या कहते हैं कि बात करते हुए हम नहीं सोचते,
हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, हमारी ज़बानें गज भर लंबी हैं और हाथ हिलाते हुए हमें मौत पड़ती है। यस, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन हमने देखे ना, अब हमने, अगर आप मुझे यहाँ बिठाएं तो मैं आपको बता सकता हूँ, बल्कि आपको भी बिठाएं तो आप बता सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। जब बात होगी आप मुझे कहेंगे इसका हमें कोई हल दो, मैं कहूँगा नहीं नहीं यार, ये मेरा बस की बात नहीं, आप किसी और से बात कर लें। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसकी एक शाहकार नमूना है इस चीज़ का। आप देख लें, उनसे बातें सुने तो वो आपको लगेगा कि दुनिया की जो कि जितने मसाइल हैं इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। इनका तो पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है, इनको तो यूएन और अमेरिका और चाइना, बड़े बड़े मुल्कों की ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए था ताकि वहाँ पर दूध और शहद की जो नहरें अभी कम बह रही हैं मज़ीद बह सकती। एक्शन की तरफ आएँ तो दो चीज़ें में बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। एक तो है बक मूविंग, कि मेरे पास बक आती है, मेरे पास जो बाल आता है मैं आगे मूव कर देता हूँ, मुझे ना करना पड़े किसी और को दे देता हूँ। जी जी, साहब से छोटे साहब, छोटे साहब से उससे छोटे साहब, उससे छोटे साहब से उससे छोटे साहब, यही बक मूव करती रहती है। अगर इससे ना हो, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरी से तीसरी मिनिस्ट्री। तीसरा जनाब कहा जाता है जी हमें तो बहुत डर है कहीं नैब ना आ जाए, कहीं FIA ना आ जाए, कहीं वो ना आ जाए, हम पे अकाउंटेबिलिटी का केस ना बन जाए। देखें बात है नासिर साहब, अगर आप यहाँ पर एक एंकर पर्सन बन के बैठे हुए हैं और मैं सवाल नहीं पूछ सकता, कहीं मेरा गेस्ट जो है वो माइंड ना कर दे या कोई और ना माइंड कर दे, मैं सवाल नहीं पूछ सकता। बस आप ऐसा करें, मैं इधर बैठा रहूंगा, आप मुझे ना पैसे दे दिया करें, जो मैं एंकरी कर रहा हूँ ना इधर, जितनी प्रिविलेजेस हैं वो मुझे दे दिया करें। उनका ये एटीट्यूड है, नॉट टू टेक एक्शन, कि ना वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, हमने अगर किसी को सेक्रेटरी लगाया है तो वो एक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ने लगाया है, तो उसमें 2-3 फंडामेंटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 1, उसने पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉच करना है। नंबर 2, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसने डिसीजन लेना है। नंबर 3, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने उस पर अमल दरामद करवाना है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको तमाम प्रिविलेजेस मिलती हैं, आपको हर चीज़ मिलती है, आपको इज्जत मिलती है, स्टेट आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, घर के किचन से लेके आपके बच्चों को स्कूल भेजने तक क्या क्या नहीं होता, सबका ख्याल रखा जाता है, सिर्फ ये 3 चीज़ों के लिए। और अब 3 चीज़ें ही नहीं करते, किस नाम पे जी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए भी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके ये मसाइल हैं तो आप वो सीट छोड़ दें, किसी उस बंदे को आने दें जो वो डिसीजन कर सकता हो, जो इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हो। अब देखें, अगर आप एक डिसीजन को अगर आपने बनाना है, मतलब अभी मिसाल करते हैं, अगर हमने कोई 3 साल पहले एक सड़क बनानी थी, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी थी? अगर आप आज बनाए तो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, आसमान का फर्क होगा। 3 साल पहले आपको पेट्रोल मिलता था 150, 125 रुपए का पर लीटर, आज आपको मिल रहा है 300 रुपए के लीटर का। हर चीज की कीमत बढ़ गई ना, आप जिसको भी देखें। तो ये हमारा मसला है, हम एक्शन ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं बन पा रहे। बिल्कुल, हम जो है सिर्फ हम देखें ना, अब किसी को कह देना कि जी वो चीन हमारे ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो, बड़ा आसान है। नहीं वो अपने मुल्क में कर रहे हैं। मैं आज देखें प्रोग्राम के अंदर इतनी लंबी तमहीद जो मैंने बांध दी, उसकी वजह यह है कि सर वो अपने मुल्क में कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप उनके ईयर ऑन ईयर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई देखें तो कहां से कहां वो पहुंच चुके हैं। आप देखें 10-10 रुपए इकट्ठे करके आप डैम बनाना चाह रहे थे, आप 3 गॉर्जेस डैम उन्होंने बना दिया आपके 10-10 रुपए इकट्ठा करके। आपकी अप्रोच ही यही है। मैं यही बता रहा हूं आपको। देखें, CPEC में जो हमें सही फायदा मिलने थे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनते, उन पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, एग्रीकल्चर का ऑपरेशन जो क्या है कि वार फुटिंग पे हो रहा होता। हमने 10 साल में क्या किया है? आप मुझे बताएं कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंप्लीट कर लिया आपने? अब अपनी इनएफिशिएंसीज को अगर दूसरे पे थोपना चाहेंगे तो हम तो परेशान फरामोश हुए ना फिर। सर, आपके सारे मेगा प्रोजेक्ट फॉरेनर्स ने बनाए। आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, स्टील मिल किसी और ने बनाकर दी, मंगला डैम जो आप क्लेम करते हो आपने बनाया, किसी और ने बनाया, तरबेला भी किसी और ने बनाया। आप चाहें तो मैं आपको लिस्टें डिटेल भी भेज दूंगा। इस तक के अभी जो पावर प्लांट लग रहे हैं ये भी कोई और बना रहा है। कैनाल सिस्टम भी आपका गोरा बहादुर बना के गया, जिसका क्रेडिट हम लेते हैं। वो पुल जो सखर का दिखाते हैं रिसाले में, कहते हैं ऐसा पुल दुनिया में नहीं बना, ये भी गोरों नहीं बनाया है। हमने टके का काम कोई नहीं किया, बुरा ना मानना।
आप मेरा पंजाबी समझते हैं तो पंजाबी में एक कहावत होती है, गली बाती मैं बड़ी तो करतूती मेरी माँ। यानी कि मैं जो सारी बात कर रहा हूं ना, उसका निचोड़ ये है, हमसे बातें जो दुनिया जहान की सुन लो, हम आपको ऐसे ऐसे आइडियाज बताएंगे कि आप आशश कर उठेंगे, मगर काम नहीं हो रहा। अब देखिए, जब तक काम नहीं करना सीखेंगे, देखिए मैं कल परसों में एक इंटरव्यू में था, तो वो क्या कहते हैं, उस पर मैंने यही बात की थी, हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, मैंने आपको लिंक भी भेजा, शायद आपने सुना हो, मैं उस पर कंक्लूड किया था कि जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, हमें ये चीजें करने की जरूरत है। नंबर एक, हमें अपनी जुबान को बंद करने की जरूरत है, नारेबाजी को खत्म करने की जरूरत है, हमें इस अलूजन से निकलने की जरूरत है कि शायद दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती, तो हमें तकरीरें बंद करने की जरूरत है। दूसरा, हमें अपने हाथ को इस्तेमाल करने की जरूरत है अक्ल के साथ। अगर हम ये नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत हमें, हमारी हेल्प आउट हमें नहीं कर सकता कि हम इस क्राइसिस से निकल सकें। बातों से अगर कोई कमाते होते तो फिर तो क्या कहते हैं कि जो गाना, जो आम लोग हैं जो आवाजें लगा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं अमीर। आपको अक्ल के साथ, आप नहीं, मैं एक मिसाल देता हूं, आप में बात करते रहते हैं, अभी जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया और ईरान का रिप्रोचमेंट हुई है, उनका एग्रीमेंट हुआ। हमारे यहाँ तबकात थे जो उधर आधे उधर थे, आधे उधर थे, कि यानी कि वो जमीन आसमान के कलाबे मिलवा देते थे। आप मुझे बताएं कि जब उनका वो एग्रीमेंट हुआ तो क्या उन्होंने इनसे पूछा, सऊदीया वालों ने, ईरान वालों ने, जो पाकिस्तान में मामे बने बैठे रहते हैं, कि जब हम ये एग्रीमेंट करने लगे तो आपकी इजाजत हो? हम ही तो वजह बने ना, हमारी वजह से प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको देखिए, मैंने सर काफी दफा आपको अंदर की स्टोरियां बताई हैं, आप इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन ये कि मैं आपको एक चीज बताऊं, बात ये है कि हमने जो वो लैक ऑफ सपोर्ट शो की ना, उसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब उन्होंने कहा कि इन्हां दे उत्ते भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तानियों दे उत्ते, अब इनको ना तो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल करो। ये भी बात नहीं है। हाँ। बात यहाँ पर एक सिंपल है, यहाँ उनके नेशनल इंटरेस्ट मैच किए जी, उन्होंने फील किया कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है कि वो इस तरह ज्यादा सर्व होते हैं, उन्हें वो कर लिया। नहीं सर, वो कन्फ्रंट, देखिए इधर मेरी गुजारिश सुनिएगा, माजरत डिस्कोर्स हो रहा है और आपकी बातें तो बड़े हाई लेवल पे सुनी जाती। बात यह है कि सर हमने बहुत ही ना गिरी हुई एक हरकत की। बात यह है कि वी आर आवर डिफेंस ऑपरेटर्स इज द रीजनल पावर हाउस। हमें 2014 में 15 में ऑफरें मिली कि हम जाकर रीजन में स्टेबिलिटी क्रिएट करें, क्योंकि ईरान जो था इट वाज यूजिंग यमन एज ए लॉन्च पैड फॉर हूथी सेपरेटिस्ट्स। वो सोच रहे थे कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, पूरा दिन मक्का मदीना की बात करते हैं, जब इनसे कहेंगे कि हिफाजत का वक्त आया तो हिफाजत का वक्त आया, तो हम ऐसे भागे शाट होके कि सारी दुनिया ने कहा कि यार ये तो वो कौम है जो हर वक्त कहती थी हम इस्लाम के अलम बरदार हैं, इस्लाम के मुल्क के नाम पर मुल्क बनाए हैं, तो हम ऐसे बकरी बन के शाट हुए हैं कि आपकी सोच है। इमरान खान साहब धरना उठ के वापस गए हैं पार्लियामेंट में और जाकर रेजोल्यूशन पास की। यकीन करें अरब लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, उन्होंने छितर रख लिया नीचे। उन्होंने कहा अब इन पाकिस्तानियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी वजह से आप इस हाल पर पहुंचे। 1 अरब डॉलर के लिए सर आपका जो हाल कर रहे हैं ना, उनका बस चले ना 1 अरब डॉलर से नाक साफ करके फेंक दें वो। और जिस तरह से हमारी, मैं कहना नहीं चाह रहा अल्फाज, जिस तरह से हमारी आलमी सतह के ऊपर बेइज्जती हुई है ना 1-2 अरब डॉलर मांगने के लिए, ये उस घटिया हरकत के लिए हुई है कि जब हमारी जरूरत पड़ी तो हमने 1.5 अरब डॉलर भी पकड़ा, और पकड़ के 1.5 अरब डॉलर हमने तोहफा लेके हम जो बकरी होके शाट हुए ना, उसकी वजह से बहुत बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। मैं आपको सच बता रहा हूं, अरब अब नफरत करते हैं हमसे। आप बेशक आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मैं बात यहां कहना चाह रहा था, जहां नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं वहां कौमें मूव करती हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको दी ईरान और सऊदी अरेबिया की, जब उनके नेशनल इंटरेस्ट ने उनको डिक्टेट किया कि ये हमारा है। अब आप मेरी बात याद रखिएगा, आने वाले दिनों में आपको सी पैक पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नजर आएंगे। हमें उन कॉम्पिटिटर्स को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो अपना घर ठीक करने की जरूरत है। अब देखें, चाइना आपको हर जगह पर बेल आउट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी देखें, सबसे पहले चाइना ने 4.5 बिलियन का रोल ओवर किया, 1.3 बिलियन का फिर किया, 2 बिलियन का और हुआ, फिर अभी दोबारा किया। चाइना ने अब कितने बिलियन दे दिए, अगर आप देख रहे हैं अभी तक 7-8 बिलियन डॉलर तक तो रोल ओवर हो चुका है हमारा। अभी और यानी कि हमारी बात चल रही है। चाइना, देखिए यही बात मैं आपको जो शुरू में कही थी, जुबान बंद अमल,
चाइना जो है इनको बढ़ के नहीं मार रहा कि अरे वो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्प आउट कर रहा है। मगर बात ये है कि नासिर साहब, अभी मैंने भी जाना है, हमें ये डिसाइड करना है, जमात की बात करना चाहता हूं, क्या हमने अपनी मांगने की आदत को कंटिन्यू करना है? पहले हम IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका से मांगते थे, अब हमने चाइना से क्या मांगना शुरू करना है, या हमने चाइना से सीखना है कि अपने पांव पर इस मौजू के ऊपर अगले हफ्ते आपके साथ बात करेंगे। अब थोड़ा एक नए जाविये से बात करेंगे और उसी चीज को आगे लेकर चलूंगा जो आपके साथ ब्रेक से पहले बल्कि आगाज प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था। देखें, मुल्क की मईशत का कोई ना कोई पैमाना होगा, तो मैं नहीं कहता, लोगों का कहना यह है कि स्टॉक मार्केट जो होती है इट इज़ अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। रिफ्लेक्शन के माने ये होते हैं अक्स, ठीक है। बैरोमीटर के माने होते हैं पैमाना। तो पैमाना भी है स्टॉक मार्केट और अक्स भी है। अगर हम अक्स वाली जो इसकी तशरीह है उसको लेते हैं तो आपको याद रखना है कि अक्स किसी चीज़ का आने के लिए हकीकत का होना ज़रूरी है। मैंने बहुत पहले ये बात बताई कि पाकिस्तान की मईशत में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब मैं और बदजुबानी नहीं करना चाह रहा कि मैं और पाकिस्तान की मईशत को कीचड़ में से घसीटूँ। तो मैं काफ़ी अरसे से मेरा मुताला ये बता चुका है कि 90 की दिहाई के बाद से पाकिस्तान की मईशत में रिलेटिव स्टैग्नेशन, उसको शौकत अजीज़ साहब और मुशर्रफ साहब के दौर में कोई ना कोई चक्कर चलाकर मईशत को सरमायाकारी के ज़रिए बड़ा दिखाने की कोशिश की गई। तो अक्स के बजाय इसे साया बना दिया गया। अक्स जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मैं खुद को शीशे में देखूं। साया वो होता है कि आपके पीछे रोशनी की कोई किरण हो, रोशनी की कोई सोर्स हो जो आपके साये को बहुत बड़ा करके दिखाए। ठीक है, इसको समझना थोड़ा, इसके लिए फ़लसफ़ा चाहिए। मुझे पता है आप लोगों का दिमाग सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही चलता है, वैसे तो आप लोगों का दिमाग चलता नहीं है, लेकिन ज़रा सा गौर करो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये साया था, अक्स नहीं था। इसको इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट को एक ख़ास सतह से ज़्यादा बढ़ाया गया और ऐसी मनी प्रोड्यूस की गई जिसकी कोई हकीकत ही नहीं थी। मुल्क की मईशत में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कोई तरक्की हुई ही नहीं। मुल्क वहीं के वहीं खड़ा रह गया। मुल्क की मईशत के अंदर जो हमने हकीकी तरक्की देखी या तो 60 की दिहाई में देखी या 80 की दिहाई में देखी, जहां नोटू जो आया पाकिस्तान में वो गया सनत के शोबे में। दोबारा रिपीट करता हूं, 60 की दिहाई में और 80 की दिहाई में जो नोटू आया पाकिस्तान, वो नोटू सारा का सारा गया सनत लगाने की तरफ। सनतें लगी इस मुल्क के अंदर जो ट्रांसलेट हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। अगर मैं आपको यह कहूं कि 90 की दिहाई, सन 2000 से आगे, 2010 से आगे और आज 2020 से आगे जो दिहाइयां आई हैं, इसमें नई सनतें कितनी लगी हैं, तो तादाद बहुत कम है। मजाक नहीं कर रहा, आप स्टडी करो ना, भोंगियां नहीं मारो। भोंगियां मारने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहां कराची के स्टेट ड्रामे का कोई प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत पे नहीं आया, ना ही लाहौर में जिस तरह भंड-मरासी मिलकर काम करते हैं वो करने के लिए आया हूं। लॉजिक की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। आप मंतक का जवाब मंतक से दो ना। पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं, बहुत वसाइल हैं, ये नहीं मुझे चाहिए। मुझे आप प्रूफ शो करो कि अली आप गलत कह रहे हो, मुल्क में वसाइल नहीं है, ये देखो ये वसाइल हैं। ये है वो वसाइल जिनसे लंदन के, ये गलत बयान चला गया, ये मतलब आप बताओ ये वो वसाइल हैं जिसकी वजह से मुल्क में तरक्की हो रही है। अब मेरे साथ इक्तिसादी शोबे के एक बहुत अहम जनाब एहसन मेहनती साहब, CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, मैं तो रोज़ आता हूं यहाँ पे, वही राग अलापता हूँ, दास्तानें सुनाता हूँ, लेकिन मैंने अभी स्टडी की एक, पता नहीं आप उसे इंडोर्स करें ना करें, लेकिन उस स्टडी में मैंने ये देखा कि कब पाकिस्तान के अंदर आने वाला कैपिटल या जनरेट हुआ कैपिटल इंडस्ट्रीज़ में प्योरली लगा, तो मुझे पता ये लगा कि 60s में और 80s के अंदर जो पाकिस्तान में कैपिटल आता था वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ लगाने की तरफ गया। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ लगी ज़रूर,
लेकिन उनका क्वांटम वो नहीं था व्हेन कंपेयर्ड विद इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेटेड इनटू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट in further years I did not see the same trend. Do you endorse the fact that money has not gone towards industry but towards real estate and perhaps the capital markets, but in actuality no new industries have been established? क्या कहते हैं आप? देखें, कुछ हद तक आपकी बात ठीक भी है, बट हम ये देखें कि जो सीपैक हमारा था, प्रोजेक्ट जो लगे हैं वो सन 2008 के ऑनवर्ड जो हमारा पावर शॉर्टफॉल था उसकी मद में जो इन्वेस्टमेंट भी हमने देखा कि सीपैक प्रोजेक्ट मोस्टली जो है वो ये ऑर्गेनिकली या हम समझे कि ये ये कैपिटल मार्केट की तरफ नहीं गए और ये कोई ऐसी नई इन्वेस्टमेंट थी जो पाकिस्तान बॉन्ड्स में जाती। आई थिंक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है ये पैसा जो सीपैक की मद में आया। तो आई थिंक कि ये तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली। फिर ये थर कोल अगर हम देखें इंडस्ट्री लगी, फिर इसके अलावा रिकोडेक के पैसे आए कुछ हद तक। तो ये हम कह रहे हैं कि ये एक मिक्स है, क्यों ना कि हमारी कैपिटल मार्केट चूंकि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट हो गई थी तो पैसा उस तरफ इसलिए आ रहा था कि जाहिर है जो कमिटमेंट थे ग्लोबल लेंडर्स के कमिटमेंट थे या इन्वेस्टर्स के कमिटमेंट थे वो फिर कैपिटल मार्केट की तरफ इसलिए गए कि कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है एज कम्पेयर टू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक मिक्स हम कह सकते हैं सीपैक प्रोजेक्ट एक अच्छी एक हमें डायरेक्शन मिला था और आई थिंक कि वो अब रुक भी गया और फिर जाहिर है अब सिक्योरिटी मुज़ाकरात अब इस वक्त हो रहे हैं और कुछ हद तक ये बातें भी हैं कि $100 बिलियन तक जो है वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख होगा चाइना की तरफ से और इस पे कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं अगर वो खत्म हो जाते हैं। तो आई थिंक मोर इज इन दी ऑफिंग। हमें नहीं पता कैपिटल मार्केट की तरफ भी पैसा आएगा। मोस्टली अभी चूंकि पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा है और कैपिटल मार्केट हाईली अंडरवैल्यूड है और काफी मसले मसाइल भी हैं इंटरेस्ट रेट्स को लेके कि इंडस्ट्रियल क्लोजर्स भी हो रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड भी कुछ इसी तरह से मिक्स नजर आ रहा है जिस तरह से इससे पहले देखा गया कि सीपैक दोबारा रिवाइव होते हुए नजर आ रहा है बट कैपिटल मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आते हुए नजर आ रही क्योंकि पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्रियल क्लोजर्स हैं या काफी ज्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तक पाई जाती है। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान का सारा जो आप समझें कि इन्वेस्टमेंट का फोकस है वो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए तो क्या वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ काउंट करेगा? डू यू फील इन योर ओन रिसर्च कि ये जो बात की जाती है कि कंस्ट्रक्शन जो है कैरीज ऑन इट्स शोल्डर्स 200 एलाइड इंडस्ट्रीज, इफ स्टेटेड दैट इज ट्रू देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी हिटिंग न्यू पीक्स। ऐसा आप बिलीव करते हैं, एग्री करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इट कैरीज 200 एलाइड इंडस्ट्रीज ऑन इट्स शोल्डर्स? देखें, बिल्कुल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते बात को। उसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन के साथ जो है वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, वर्कर्स के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट या एसएमईज इन्वॉल्व हैं। मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कहीं भी कोई भी सेक्टर अब मोर और लेस जो है वो लिंक्ड होता है, यानी कि इवन इसमें आईटी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो भी जो है हम नहीं उसको इग्नोर कर सकते क्योंकि आईटी सेक्टर भी जो है अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर एंड इसके अंदर जो है वो हेल्प करता है। फिर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो उसको भी हम नहीं इग्नोर कर सकते कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी डायरेक्टली होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती है या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो उसको देखते हुए दूसरी इंडस्ट्रीज जो है डेवलप होती हैं। फिर लिस्टिंग जाहिर है कैपिटल मार्केट के अंदर इन्हीं कंस्ट्रक्शन कंपनीज की हम देखते हैं रीट्स के फॉर्म में या वेरियस फॉर्म में ये आती हैं तो कैपिटल मार्केट भी उल्टा डिपेंडेंट होती है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के और फिर जाहिर है फिर ये बैंकिंग सेक्टर भी ओवरऑल जो है उसके एक्सपोजर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो कोई भी अब इस वक्त सेक्टर इस वक्त इस रिसेंट टाइम्स में कोई भी सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका मोर लेस इम्पैक्ट जो है दूसरे सेक्टर्स पर पड़ रहा है जिसके हम कहते हैं कि अलाइड इंडस्ट्रीज भी जो है वो कुछ करती हैं। कॉन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बात जो है इसको हमें नहीं इग्नोर कर सकते कि जरा सी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्प करती है सेक्टर्स को और जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर लेस लिंक्ड होती है इन इंडिकेटर्स से जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की जो सक्सेस होती है वो दूसरे सेक्टर्स पर जो है वो जाती है। अच्छा, यहाँ पर भाई असल में बात यह है लोगों का बड़ा एम्फेसिस होता है कि आप आएँ तो ज़रा कमोडिटीज़ के बारे में भी बात हो जाए। सर वो बात यह है कि फिर मेरे जैसे कम अक्लों का कहना दुरुस्त निकला ना सर, वो गोल्ड में लोगों की लॉटरियां निकल आई, यकीन करें। बेचने वाले को भी फ़ायदा, ख़रीदने वाले को भी फ़ायदा और धनाधन फ़ायदा।
आप मुझे बताएं कि फिर नॉट ए बैड डील इफ समवन इन्वेस्टेड इन फिजिकल गोल्ड और अदरवाइज? देखिए, यू आर राइट कि गोल्ड जो है वो तो उसने अप्रिशिएट किया ही कुछ 10% तक, लेकिन जाहिर है हमें नजर आया कि उस एप्रिसिएशन के साथ रुपी गिर गया 60%। तो जाहिर है इन्वेस्टर को कोई 70% तक गोल्ड ही के अंदर बेनिफिट हो गया। अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट होती है, करेंसीज होती तो 60% बेनिफिट हो जाता। अगर गोल्ड आ गया तो 70-75% तक चले गया ये गेन। आई थिंक कि यू आर राइट कि पिछले 2 साल तक एक गोल्ड इन्वेस्टर है, उसने जितना गेन किया है मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर के अंदर इतना गेन जाहिर है हमने देखा, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी डल रहा। जब पॉलिसी रेट जो है वो काफी ज्यादा हमने देखा कि हिस्टोरिक हाई पर इस वक्त हम ट्रेजरी यील्ड 22% पर देख रहे हैं। तो जाहिर है इन यील्ड्स के साथ तो सारे सेक्टर जो है वो डल हो गए और वही सेक्टर चला जिसके अंदर फॉरेन नोट्स इन्वॉल्व थे। और फॉरेन नोट्स स्पेशली जो गोल्ड होती है या फिर दीगर जो कमोडिटीज हैं, जो हम देखते हैं कि कार इन्वेस्टर्स ने भी गेन किया, मेरे ख्याल से इतना ही गेन किया जितना एक गोल्ड इन्वेस्टर ने किया। कार प्राइसेस भी इसी तरीके से बढ़ी हैं, बट वी कैन सेफली से कि ये एक सेफ बेट थी। इन्वेस्टर ने काफी ज्यादा गेन किया और आगे भी जो मामलात नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अनसर्टेनिटी है, IMF के पैसे मिलने हैं नहीं मिलने हैं, और फिर उसके बाद डेट रिस्ट्रक्चरिंग है पाकिस्तान के ऊपर। $24 बिलियन जो है उसका कमिटमेंट है जून 30, 2024 तक। उसका रोल ओवर होना भी जो है एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए इस वक्त चैलेंज नजर आ रहा है, स्पेशली जब इंतखाबात हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो $24 बिलियन का उन्होंने रोल। देखिए, आपकी बात को मैं बड़ा वजन देता हूं। आपने पहले भी यही बात की थी और अब भी यही बात की, और मैं इस बात को आपके साथ इंडोर्स करता हूं कि ये इलेक्शन वाली बात आपने बड़ी भारी और बड़ी मुस्तनद की है। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मामला इलेक्शन के बाद ही रिजॉल्व होगा। अच्छा, एक नुक्ता आपसे और पूछना था, क्या फिजिकल गोल्ड के या फिजिकल डिलीवरी के सौदे अभी भी कमोडिटी एक्सचेंज पर हो रहे हैं? कर सकते हैं लोग फिजिकल गोल्ड में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं जी, ये तो जो सोर्सिंग है इसकी, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो इस वक्त डॉलर्स नहीं है कि वो ऑफिशियली जो है वो इंपोर्ट करें, तो अब इसकी सोर्स जो है कोई अनऑफिशियल रीटेल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इसी तरीके से जो है इसकी सोर्सिंग हो रही है। बिकॉज डॉलर्स जो है क्योंकि अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसकी इंपोर्ट वैसे भी जो है वो किसी चैनल से नहीं हो रही है, ऑफिशियल चैनल से तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एक्स्ट्रा डॉलर्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो आई थिंक कि ये इसकी सेकेंडरी जो मार्केट है यहीं पर ये गोल्ड अवेलेबल है इस वक्त, और जितनी तादाद में अवेलेबल है, इंटरनेशनल बाजार का जो रेट है उसके हिसाब से कन्वर्टेड इन डॉलर रुपी पैरिटी जो चल रही है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस की बेसिस पर। तो आई थिंक उसमें भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन इसलिए होती है कि मार्केट प्राइसेस बहुत डिफरेंट है इंटरबैंक के रेट से, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस था, अब तो रिलेटिवली कम हो गया, लेकिन जनरली इट्स अवेलेबल इन द मार्केट। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की है, यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा, प्रोग्राम में हम शामिल हुए। लेट्स कंक्लूड। नंबर 1, पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर हमने आगे लेकर जाना है तो ये ना तो कोई गुड गवर्नेंस से जाएगी आगे, ना ही कोई रिसोर्स बेस से आगे जाएगी। इसके लिए सिर्फ एक ही सलूशन है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ये मैंने आपको वाजे करके बता दिया है। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने दुनिया के अंदर अपना किसको पार्टनर बनाना है और किसके साथ मिलकर क्या काम करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास चॉइसेस क्या क्या अवेलेबल है। हमने ढेर सारे डॉलर कर्जे पकड़े हुए हैं, हमने उन्हें लौटाना भी डॉलरों के अंदर है, और ये सारा वेस्ट को वापस लौटाना है। दूसरी तरफ है चाइना, उसके साथ हमने एक मंसूबा बनाया CPEC, जो मेरे नज़दीक एक बेकार मंसूबा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें मज़ीद कर्जे लेने पड़ेंगे और कर्ज़ों को लौटाने के लिए मज़ीद कर्जे लेने पड़ेंगे। ये जाकर रेगिस्तान में एक सड़क रुकती है, ये मेरे नज़दीक इट्स ए यूजलेस प्रोजेक्ट एज ए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स गाय। मेरे नज़दीक इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, अब वेस्ट के साथ हमें दोबारा से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाकर ये देखना पड़ेगा कि उनके इंटरेस्ट्स क्या क्या हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि उनके कौन कौन से इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट जहाँ पे अलाइन हो जाएं, वो काम हमें करके देने पड़ेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप जिद ज़बरदस्ती करते हो, हम CPEC परसू नहीं कर सकते, तो हम चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ये हमारी मजबूरी है।
चाइना हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर भी है, हमारा पड़ोसी भी है। सीपेक मंसूबे के ऊपर अगर पेशरफ्त आहिस्ता या सुस्तरवी का भी शिकार हो, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। हम हैं लाई लग कौम, जो जिधर हमें लगा दे हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जोरू के ग़ुलाम और अपनी ज़रूरियात के ग़ुलाम, लालच के और अपने मुफादात के ग़ुलाम। बात यह कि हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान ने इस जगह, इस खित्ते के अंदर हमने एक पावर हाउस बनना है भाईजान। अगर आप ताकतवर भी हों, आपके पास वसाइल भी हों, आपका रकबा महदूद हो, तो आप मुझे बताओ क्या फायदा होगा आपका? आप तो पिंजरे में बंद एक शेर बन जाओगे। पूरे पाकिस्तान को जगाता रहता हूं, पिंजरे में कैद शेर मत बनो, क्योंकि पिंजरे में कैद शेर फिर उसके बाद सर्कस का शेर बन जाता है, और जो जैसे सीटी बजाता है वैसे उसको करना पड़ता है। सर्कस के शेर मत बनो, जंगल के शेर बनो। लेकिन जंगल का शेर बनने के लिए याद रखना, कानून भी जंगल का ही लागू होता है। किसी दिन सोचना, तुम लोगों की समझ बूझ से बाहर की चीज़ है। यहां पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।